अब फाइनली एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल बेसिक। मान लो कोई आदमी है जिसको सब्जी की रेहड़ी लगानी है, तो पहली चीज़ जो उसे चाहिए उसके लिए वो क्या है, पैसा चाहिए। मान लो उसने हिसाब लगाया कि 10,000 रुपये लगेगा। 1 जनवरी 2020 को उसने करने का सोच लिया। फिर उसने सोचा कि पैसा कहाँ से ला सकता है वो, तो खुद के पास उसके पास 10,000 रुपये है नहीं, तो वो क्या करेगा, किसी से उधारे पैसे लेगा। मान लो उसने 2,000 रुपये खुद के डाल दिए, वो हो जाएगी उसकी इक्विटी। और 8,000 रुपये उसने किसी रिश्तेदार से उधारे ले लिए, वो हो जाएगा लोन। उसने 8,000 का लोन अपने रिश्तेदार से 1% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट पे उठाया, यानी कि 80 रुपये हर महीने उसको अपने रिश्तेदार को देने पड़ेंगे। और फिर उसने उस पैसे से रेडी खरीद ली और वेइंग मशीन खरीद ली, सब्जी तोलने की जो मशीन होती है। और उन दोनों की लाइफ 5 साल है, 5 साल चलेगी वो रेडी और मशीन, उसके बाद ज़ीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू। और उसने 3,000 की सब्जी भी खरीद ली, 5,000 की उसने रेडी खरीदी, 1,000 की वेइंग मशीन खरीदी, 3,000 की सब्जी खरीदी, और बाकी 1,000 रुपये उसके पास कैश पड़ा है। 2 जनवरी 2020 को उसने ये काम किया है, तो उसकी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी। एसेट साइड पे कैश है उसके पास 1,000 रुपये का, रेडी और वेइंग मशीन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो है 6,000 रुपये का, और फिर सब्जी है उसकी इन्वेंट्री वो है 3,000 रुपये की। तो टोटल एसेट्स हैं उसके पास 10,000 रुपये के। फिर आ जाओ लाइबिलिटीज साइड पे। लाइबिलिटीज़ में लोन है उसके पास 8,000 रुपये का, और इक्विटी है उसके पास 2,000 रुपये की। टोटल लाइबिलिटीज़ भी कितनी होगी, 10,000 रुपये। अभी इनकम स्टेटमेंट कैसी दिखेगी उसकी। 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में, इस पीरियड के दौरान उसने कितने का सामान बेचा, कुछ बेचा ही नहीं उसने, कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, 0 एक्सपेंस भी कुछ नहीं हुआ, 0, बस कुछ डेप्रिसिएशन हुई है उसकी रेडी और वेइंग मशीन की थोड़ी बहुत ही, 1 दिन में कुछ नहीं हुआ वो भी। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी 1 दिन का कुछ खास नहीं हुआ होगा, और टैक्स तो लगेगा ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं कमाया, तो 0 ही हुआ कह लो, या फिर 3-4 रुपये का लॉस हुआ होगा। और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसी दिखेगी उसकी। 1 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में, इस पीरियड के दौरान उसने जो भी कुछ किया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसा दिखेगा उसका। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में उसने 3,000 की सब्ज़ी खरीदी कैश में, जो कि अभी बिकी नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 3,000 रुपये का कैश आउटफ्लो दिखेगा। उसके अलावा कुछ कैश आया नहीं हमारे पास, और कुछ और कैश आउटफ्लो भी नहीं हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। फिर चलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पे। उसने रेडी और वेइंग मशीन में इन्वेस्टमेंट की 6,000 रुपये की, तो कैश बाहर गया, -6,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया। फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या रहा है, उसने 10,000 रुपये रेज़ किए, तो यानी कैश अंदर आया। स्टॉक से 2,000 रुपये अंदर आया, लोन से 8,000 रुपये अंदर आया, तो प्लस 10,000 कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा। और नेट कैश फ्लो कितना होगा फिर, 1,000 रुपये होगा नेट कैश फ्लो। और वही हमने बैलेंस शीट पे भी दिखाया था। 1 तारीख को बैलेंस शीट पे एसेट भी 0 थे, लाइबिलिटीज़ भी 0 थी। फिर अभी जो हमने बैलेंस शीट बनाई है उसमें हमने देखा कि कैश 1,000 रुपये हो गया, तो 0 से 1,000 हुआ, कैसे हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रही है कैसे हुआ है। अगले दिन से उसकी सब्जी बिकना शुरू हो गया है और वो पैसे कमाना शुरू हो गया। अब सीधा 31 जनवरी 2020 पे चलते हैं। तो 1 जनवरी 2020 से लेके 31 जनवरी 2020 तक, इस पीरियड के दौरान उसने 3,000 की सब्जी बेच दी और 6,000 रुपये में बेची। 4,000 रुपये की सब्जी कैश में बेची, और 2,000 की सब्जी लोग उससे उधार पे ले गए। बोल रहे थे कि अगली बार आऊँगा तो दे दूंगा, अगले हफ्ते ले लेना, ऐसा कुछ बोल दिया। तो इसे बोलते हैं कि कस्टमर को क्रेडिट दे दिया सब्जी वाले ने। इनकम स्टेटमेंट देखते हैं कैसे बनेगी इसकी। 1 जनवरी 2020 से लेके 31 जनवरी 2020 तक, इस पीरियड के दौरान जितने रुपए में उसने बेची वो उसका है रेवेन्यू। 6,000 रुपये हो गया उसका रेवेन्यू। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी थी, मतलब कितने रुपए की सब्जी खरीदी थी उसने जो उसने बेची, 3,000 की। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उसे 3,000 रुपये का। तो इसके अलावा कोई और कॉस्ट थी नहीं, कोई और कॉस्ट नहीं थी, तो इबिड्डा भी 3,000 हो जाएगा इसका। इबिड्डा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से पहले, टैक्स और इंटरेस्ट से पहले की जो अर्निंग्स हैं वो। तो अब डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 6,000 रुपये का जो उसका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था वो 5 साल डेप्रिशिएट होगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि 6,000 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूँ तो कितना हो गया, 1,200 रुपये। 1,200 रुपये हर साल होगी, तो अब महीने की कितनी होगी, 12 महीने होते हैं साल में, 100 रुपये महीने की डेप्रिसिएशन होगी उसकी 5 साल तक। मतलब उसकी रेडी और वेइंग मशीन 100 रुपये की घिस गई उस 1 महीने के दौरान।
तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 3000 में से, कितना हो जाएगा 2900। ये हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की जो अर्निंग्स है। इसे ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं क्योंकि कंपनी के ऑपरेशन से ये जनरेट हो रही है। फिर अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1% पर मंथ है 8000 के लोन पे, तो 80 रुपये इंटरेस्ट भी पे करेगा वो। ये माइनस कर देंगे, अर्निंग्स बिफोर टैक्स हो जाएगा 2820 रुपये। टैक्स अभी भी बाकी है, टैक्स लगेगा, टैक्स मान लेते हैं 0 लगेगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 2820 रुपये, जिसे नेट इनकम भी बोलते हैं। तो ये होगी उसकी इनकम स्टेटमेंट। अब उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसी दिखेगी, 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक इस पीरियड के दौरान कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आया, 6000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 4000 रुपये कस्टमर ने दे दिए हैं, तो 4000 का इनफ्लो हुआ है प्लस 4000 हो गया। फिर उसके बाद उसने सब्जी भी खरीदी जो कि उसकी इन्वेंट्री है, 3000 रुपये खर्च किए थे उसने उस पीरियड के दौरान, तो कैश आउटफ्लो 3000 का माइनस 3000। फिर उसने इंटरेस्ट भी पे किया कैश में, जिससे उसने कर्जा लिया हुआ था उसको 80 रुपये पे किया, तो माइनस 80 इंटरेस्ट पेड हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो में शो करते हैं, फिनेंसिंग में नहीं शो करते। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, इनका आपस में चलता रहता है कि ऑपरेटिंग में क्लासीफाई करें कि फिनेंसिंग में क्लासीफाई करें। अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग रेकमेंड करते हैं। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना हो गया, प्लस 920, मतलब 920 रुपये अंदर आए। फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना हुआ, उसने रेडी और वेइंग मशीन खरीदी थी जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोलते हैं, 6000 रुपये खर्च किए थे उसे खरीदने के लिए, तो कैश आउटफ्लो हुआ है 6000 का, तो माइनस 6000 हो गया। अब तुम बोलोगे तो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया था 2 जनवरी को, तो हम 1 से लेके 31 तक की बात कर रहे हैं, ना कि 2 से लेके 31 तक की। अगर 2 से 31 की करते तो ये चीज़ ना आती और वो इन्वेंट्री 3000 की भी ना आती। तो इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं खरीदा उसने और ना ही कुछ बेचा। फिर आ जाओ कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। इसमें उसने पैसा रेज किया था 2000 रुपये वाया इक्विटी, 8000 रुपये वाया लोन, तो 10,000 रुपये इनफ्लो हुआ कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। ये भी क्योंकि हम 1 जनवरी से 31 जनवरी कंसिडर कर रहे हैं, ना कि 2 जनवरी से 31, इसलिए आ रहा है यहाँ पे। तो नेट कैश फ्लो कितना हुआ, 4920 रुपये प्लस 4920, यानी कि कैश इनफ्लो हुआ इतना। अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो 1 जनवरी 2020 को क्या था, एसेट्स भी 0 थे, लाइबिलिटीज़ भी 0 थी। तो अभी हमें देखना पड़ेगा क्या हो रहा है अभी। सबसे पहले कैश की बात करते हैं। कैश 0 था 1 जनवरी को, 2 जनवरी का था वो 1000 रुपये जो बच गया था, 1 को नहीं था। 1 जनवरी को कैश था प्लस इस पीरियड के दौरान जो कैश जनरेट हुआ, यानी 4920, तो टोटल कैश 4920 हो जाएगा एसेट साइड में। अकाउंट रिसीवेबल कितने होंगे, 2000 रुपये, क्योंकि कैश नहीं रिसीव हुआ है उस पर, वो क्रेडिट पे उठाया कस्टमर ने सब्जी। इन्वेंट्री कुछ नहीं बची, उसने 3000 का जो सामान खरीदा था वो सारा का सारा बेच दिया। फिर अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का बच गया, उसने कुछ नया तो खरीदा नहीं, जो उसने बीच में खरीदा था वो डेप्रिशिएट हो गया बस। तो 6000 का इक्विपमेंट था, 100 रुपये डेप्रिसिएशन होगी, तो 5900 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। और कुछ तो नहीं है एसेट साइड पे, नहीं है, तो टोटल एसेट्स कितने हो गए, 12820 रुपये। अब लाइबिलिटीज साइड पे आ जाओ। लोन कितना है, 8000 रुपये। लोन 8000 इसलिए क्योंकि उसने प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं की कुछ भी, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट किया है, 1% इंटरेस्ट पे किया है सिर्फ। इक्विटी है 2000 की, और रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, 2820 की। ये रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ से आ रही हैं, जो प्रॉफिट उसने जनरेट किया उसने सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दिया। जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसने उसमें से खुद के लिए कुछ भी प्रॉफिट नहीं रखा, कुछ भी खुद को डिविडेंड पे नहीं किया, सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दिया। तो टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी होगी, 12820 रुपये। तो जैसे कि हमने बात भी की थी पहले कैश 0 था, फिर 4920 हो गया। तो वो 4920 कैसे हुआ है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रही है। पहले रिटेन्ड अर्निंग्स 0 थी, अब रिटेन्ड अर्निंग्स 2820 रुपये हो गई है, तो वो कौन बता रहा है, इनकम स्टेटमेंट बता रही है। और पहले इक्विटी 0 थी, अब 2000 हो गया है, तो कौन बताएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो उसमें दिखाया जाएगा कि 2000 रुपये की स्टॉक इशू की है उसने। और अब इनको एक बार कंपेयर भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू 6000 रुपये का है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 4000 रुपये कस्टमर से आए हैं। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में भी इतनी है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी इतना है। डेप्रिसिएशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं है क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। असली में कोई कैश 100 रुपये का बाहर नहीं गया, बल्कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो इक्विपमेंट खरीदा था 6000 रुपये का, वो दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि 6000 रुपये का कैश बाहर गया
ना कि 100 रुपये का डेप्रिसिएशन जो दिख रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट भी कैश बाहर गया है तो वो भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिख रहा है। टैक्स होता अगर वो बाहर जाता तो वो भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखता। अब अगर मैं 2 तारीख की बैलेंस शीट को और 31 तारीख की बैलेंस शीट को कंपेयर करूं तो कैश देखते हैं क्या हो रहा है। 1000 रुपये कैश था, 4920 हो रहा है। तो यानी कि इससे हमें पता चल रहा है 3920 से कैश बढ़ा है। तो वो कैसे बढ़ा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगी। तो क्या हुआ था, फिनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो ऑलरेडी हो चुकी थी 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में। फिर 2 तारीख से 31 तारीख तक क्या हुआ, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, 4000 रुपये का कैश आया मेरे पास सब्जी बेच के, और इन्वेंट्री भी पहले ही 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में खरीदी जा चुकी थी, वो भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे फिर। और इंटरेस्ट पे किया बस 80 रुपये का। तो 3920 से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आया, जिसकी वजह से कैश बढ़ गया, इतने से इतना हो गया। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6000 था, वो 5900 कैसे हुआ, 100 रुपये की डेप्रिसिएशन हुई। इन्वेंट्री 3000 थी, ज़ीरो कैसे रहेगी, क्योंकि सारी की सारी सब्जी बेच दी उसने। अगर वो आधी सब्जी बेचता तो यहाँ पे 1500 होती इन्वेंट्री। लोन था 8000 का, आज भी 8000 का है। इक्विटी थी 2000 की, आज भी 2000 की है। रिटेन्ड अर्निंग 0 थी, क्योंकि कंपनी ने धंधा शुरू ही नहीं किया था ना, सिर्फ सामान सौदा खरीदा था, इक्विपमेंट खरीदे थे, इन्वेंट्री खरीदी थी, बेचा कुछ नहीं था। तो अब रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया 2820। तो 2 तारीख को तो रिटेन्ड अर्निंग 0 थी, अभी इसकी 2820 कैसे हो गया है, तो उसके लिए हमें इनकम स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट में आप देखोगे तो 2820 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब उसने डिविडेंड कुछ नहीं दिया, सारा का सारा यहाँ डाल दिया। लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग्स इसकी 2000 होती 31 जनवरी को, और 2 जनवरी को आपको पता है 0 थी, तो यानी कि 2000 से बढ़ गई है इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आप देखोगे इनकम स्टेटमेंट में तो 2820 है इनकम, तो 2820 क्यों नहीं है, तो यानी कि 820 रुपये डिविडेंड की तरह उन्होंने पे कर दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही था, बेसिक आइडिया देना था लोगों को कि क्या होती हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैसे नॉर्मली हम देख सकते हैं इनको। कोई और वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे लाइन आइटम वाइज, किसका क्या मतलब होता है। धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। बढ़िया लगी तो लाइक मारो। बाय बाय।